तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आप सभी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉक टू मी मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिली है और वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मूवी का बजट 4 मिलियन था और मूवी ने 90 मिलियन का कलेक्शन किया, जो कि बहुत ही धांसू हैं। और इस हॉरर मूवी के बारे में बात की जाए तो इसे अब तक की सबसे ज़्यादा डरावनी मूवीज़ में से एक चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो स्टोरी इसके अंदर सिंपली बताई जाती है कि कुछ बच्चे रहते हैं जिन्हें एक हाथ मिलता है। वो उनके ही किसी दोस्त से मिलता है जो कि पहले ही अपने आप को मार चुका है। उनसे एक तरह से ये बच्चे जो रहते हैं वो ले लेते हैं और इसके बाद वो इससे मजाक मजाक में खेलते हैं। तभी इसी बीच जो एक तरह से गोश्त या कुछ भी आप मान सकते हो इस मूवी के अंदर जो रहता है वो एक तरह से इन बच्चों के शरीर में आ जाता है। और फिर इसी के बाद क्या क्या आपको धांसू सीन इसमें देखने को मिलते हैं, सारी कुछ जानकारी आपको इस मूवी में आगे चलकर मैं एक एक एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो इस मूवी के बारे में जानना चालू करते हैं। आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों आपको ज़बरदस्त कंटेंट देखने को मिल रहा है और इसी बीच आपको एक मूवी देखने को मिली है हिंदी के अंदर, टॉक टू मी। जी हाँ दोस्तों, इसे हिंदी के अंदर एक तरह से डब कर रिलीज़ किया गया है OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, टॉक टू मी। दोस्तों इसकी स्टोरी के बारे में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा और थोड़ी डिटेल तो मैंने बता ही दी है। डॉक टू मी के बारे में बात करती तो 2022 की ऑस्ट्रेलियन एक तरह से ऑलक्लिस हॉरर फिल्म है जो कि डेनी और माइक फ्लिस द्वारा डायरेक्ट की गई है। डेनी फ्लोप्स और बिल हिजमेंस द्वारा लिखी गई है और जॉन डेली फ्रीसन्स की अवधारणा पर आधारित है। इसमें सोफिन वाइल्ड्स, एल्क्सेर जेंस, जो वेंड, रिमार्ड ओटस, जॉन ट्रेरिक्स और साथ ही साथ स्टीफन शामिल है। फिल्म किशोर में एक मुख्य एक तरह से अनुसरण करती है जिसमें उसे पता चलता है कि वह रहस्यमयी सत्य वृक्ष हाथ पर उपयोग करके आत्माओं में संपर्क करने में सक्षम है, लेकिन चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। इसका एक तरह से डायरेक्शन में आपको बताऊँ तो डेनी फील्ड्स और माइकल फिलिप्स ने किया है। दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, साथ ही साथ इसे लिखा भी इन्होंने ही है। साथ ही साथ इसी के साथ आपको इनकी मदद करते हुए नजर आए हैं बिल हैजमेंस। दोस्तों ये आधारित है डेलिन फ्रिस द्वारा बनाए गए स्पॉन पर और प्रोड्यूसर इसके समर्थन जॉर्निंग और गिस्टन स्टीफन्स हैं। दोस्तों इसी के साथ इसमें कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं सोफी वाइल्ड्स, एलजेड जेनसन और साथ क्रिट्स और ऑस्टिन हर्जिन और मिराड ओर्टन और जॉन टैरेक, साथ ही साथ क्रिस ऑल्टिन्स और मार्क जॉनसन और एल्डेक्स स्टीफेंस, साथ ही साथ जोरफ मैक्सवेल्स द्वारा इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया गया है। जोफ लैम्बस द्वारा इसमें एक तरह से एडिटिंग की गई है। म्यूजिक की बात की जाए तो कॉर्नल विलियम्स द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया और द ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स और एलियन फिल्म महोत्सव कोस्ट और हैंडल क्रिस फिल्म्स और मेट्रोस क्रूजेस फिल्म्स द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मास्लो एंटरटेनमेंट, साउथ एंटरटेनमेंट, एशियन फिल्म्स ने। और रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो एडीलैंड में इसे 30 अक्टूबर 2022 को एक तरह से एडीलैंड में रिलीज़ किया गया था। 27 जुलाई 2023 को इसे ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद इंडिया के लिए ये हिंदी में अवेलेबल करा दी गई हैं और 95 मिनट इसकी टोटल लेंथ है और मुख्य रूप से इसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। और इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी बेस लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की बजट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का जो तकरीबन बजट था 45 मिलियन डॉलर्स का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 90 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, जो कि एक धांसू कलेक्शन है। और बॉक्स ऑफिस से अंदाज़ा लगा जाए तो 10 गुना ज़्यादा इसने कलेक्शन किया। दोस्तों इसी के साथ हम जानना चालू करते हैं इस एक जैसे मूवी के बारे में। टॉक टू मी का प्रीमियम
30 अक्टूबर 2022 को एडीलैंड फिल्म फेस्टिवल में हुआ और मास्टर एंटरटेनमेंट द्वारा 27 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया में से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचनाओं में सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्हें इसे कहानी का दृश्यांक, डरावनी दृश्य और जो म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है। और मैंने भी इसे देखा है, एकदम गजब की एक जैसे साउंड क्वालिटी इसमें देखने को मिली है। और मूवी ने 4.5 के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 90 मिलियन की कमाई की है, यानी अपनी एक तरह से बजट की लगभग मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 20 गुना ज़्यादा इसने कमाई की है। 424 एक तरह से 424 और साथ ही साथ A24 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म ये बन चुकी हैं। एक सीक्वल फिल्म से विकास में है, यानी कि इसका जो अगला पार्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके बारे में, स्टोरी के बारे में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, बाकी मैं आपको और बताता। एक भीड़ बड़े घर में एक स्कूल अपने भाई डैकेट को खोजता है। जब कोल डैकेट को ढूंढता है, पूरी जगह जा के ढूंढता है, तभी उसे एक लड़की बोलती है कि वो ऊपर है। तभी वो जाता है और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपने भाई को बाहर निकाल कर उसे ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन इतने ही देर में डैकेट अपने चेहरे पर चाकू मार लेता है और उसके भाई के भी चाकू मार देता है। इसी बीच 17 साल की मिया अपनी मारियंस ऑर्वेड से हुई मौत की दूसरी एक तरह से सलगिन और अपने पिता मैक्सन के साथ दूरी के रिश्ते में जूझ रही थी। रात में गाड़ी चलाती हुई उसकी मुलाकात एक आघात रूप से घायल कंगारू से होती, लेकिन वे उसे दुख से बाहर निकालने के लिए खुद को एक तरह से तैयार नहीं कर पाती, यानी कि उस पर वो एक तरह से पूरी तरह से उसकी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन ले नहीं पाती ताकि वो दर्द से मुक्त हो जाए। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेडन और जेड एक छोटा भाई रिले उसका है, जो कि जोन द्वारा आयोजित कई समारोह में चुपचाप निकलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी आपको देखने को मिली जैसा कि मैंने बताया। और मियांस के रूप में सोफिन वाइट, जेडन के रूप में एल्केरेस जेन्स, साथ ही साथ रेलस के रूप में जो वेड्स, साथ ही साथ डेनियंस के रूप में ओडेन डेंजी, सूजन्स के रूप में मिडलोट ओर्टन, हेली के रूप में जेक ट्रेशन और जूसन्स के रूप में क्रिस ऑसलेस, साथ ही साथ मैक्सिन के रूप में मार्कल जॉनसन, रियोल्स के रूप में ऑल्सन स्टीफेंस और कोल्स के रूप में एरी मैकथिंस और डेकेंस के रूप में सैनी जॉनसन आपको देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो टॉक टू मी कोजन फिल्म्स और बैकसाइड फिल्म्स और ट्रोड टू मी होल्डिंग्स का सह उत्पादन किया है और साउथ ऑस्ट्रेलिया फिल्म कॉर्पोरेशन, एडिलेड फिल्म फेस्टिवल और इन्वेस्ट फंड, डेयर ग्रीस फैशन और मेट्रोस टेक्नोलॉजी के सहयोग से स्किन ऑस्ट्रेलियंस की प्रमुख प्रस्तुति है। निशांग हैरी और माइक विल्सन ने निर्माता समथन जोगिन्स के साथ मिलकर काम किया है, जो कि प्रोडक्शन कंपनी कोजेंस फिल्म के सह संस्थापक में से एक है, जो एडलेस के परिचय में है। और वे कोजेंस फिल्म फेस्टिवल की एक अन्य फिल्म द बाडूक में उनके साथ काम करने के दौरान उन्हें घात करती हैं, उन्हें ज़मीन से जुड़े रहने और फिल्म को आकार देने में मदद करने का श्रेय देती है। यह फिल्म निर्माता ग्रे नगर एडिन और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर आधारित है और फिल्मिंग बंधुओं ने कहा कि वे एक तरह से भविष्य की सभी परियोजनाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया में फिल्मांकन कम से कम पोस्ट प्रोडक्शन करने की प्रतिपादित है। टॉक टू मी 2022 की कोस फिल्म फेस्टिवल में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रिलीज किया गया। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2022 को एडिलेस फिल्म फेस्टिवल में एक पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग से हुई, जो कि फेस्टिवल की समापन में रात में हुआ था। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम 2023 में संडोज फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट साइंस में हुआ और प्रीमियम के बाद यूनिवर्स पिक्चर्स और अन्य के साथ बॉलीवुड जीत गया और A24 ने जीत हासिल करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म को वितरित करने के लिए अधिकार हासिल कर लिए। और मास्टर एंटरटेनमेंट एल्बस फेस्टिवल और इन फिल्म्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिल्म का सह वितरण की पुष्टि की गई। फिल्म की यूरोपियन प्रीमियम बिलियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में साउथ बोर्न और साउथ वेंस FMXW में भी प्रदर्शित किए गए।
फिल्म का कनाडियन प्रीमियम 30 जुलाई 2023 को वेंटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। टॉक टू मी को 27 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया में रात के रूप से रिलीज किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अगले दिन रिलीज होने से पहले यूनाइटेड किंगडम पे राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि मूवमेंट कार्तिक तौर पर एक ट्रांजेक्शन अभिनेता और ट्यूशन विशेष के रूप में फिल्म को नाटक रिलीजिंग से प्रबंधित कर दिए थे। और यह तथ्य बावजूद कई फिल्म रूढ़िवादी खड़ी से के अनुसार अन्य समय प्रदर्शित हो रही थी और टेरिक्स ने सोशल मीडिया पर एक जैवर के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की। 9 अगस्त को कुवैत प्रतिकरण और औपचारिक रूप से टॉक टू मी अमेरिकन कॉमेडी फिल्म बारबी और 29 से नारदी विषय थी और प्रतिबंधित लगाने की घोषणा की। ये दावा करते हुए सार्वजनिक नेतृत्व और सामाजिक परंपराओं की रक्षा करना था। टॉक टू मी को 3 अक्टूबर 2023 को ब्लू रे पर रिलीज किया गया। साथ ही साथ दोस्तों बॉक्स ऑफिस इसका 15 अक्टूबर 2030 तक टॉक टू मी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में 38 मिलियन और अन्य देशों में लगभग 41 मिलियन का कलेक्शन किया। टोटल एक तरह से दुनिया भर में इसने 90 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और टॉक टू मी हॉर्स मिशन के साथ रिलीज हुई थी और मूल रूप से इसके रूपांतरण समाप्त होने में लगभग 300 थिएटरों में लगभग 4 से 5 मिलियन के अधिक से कमाने की एक तरह से अनुमान लगाया गया और 3 सितंबर को 44 मिलियन की कुल कमाई के साथ घरेलू स्तर पर A24 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के रूप में हैरिटेज को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा वेबसाइट और टोमेटोज पर इसकी 281 रेटिंग के हिसाब से 94% समीक्षात्मक रेटिंग दी, जिसकी औसतम रेटिंग 7.7 की है, जो कि बेहद बढ़िया रेटिंग है। और आपने इसकी स्टोरी भी जान ली है, बहुत ही बेहतरीन इसकी स्टोरी देखने को मिली है और इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए। दोस्तों रेटिंग के बारे में तो मैंने बात कर ली और द न्यूज़ टाइम्स और जेट एंड कॉलिस ने लिखा कि आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न व्यवहारिक प्रभाव और गहरे परेशान करने वाले तरह से झटके हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ टॉक टू मी ने एक दर्दनाक ऊर्जा और उकसर हिंसक के बारे में इसमें बताया है। और द सिडनी कॉमिक्स हेटन्स के जे विल्सन ने फिल्म को 4 में से 3 की स्टार रेटिंग दी है। साथ ही साथ अगस्त 2023 में डैनी को माइक फ्लिंच ने खुलासा किया कि उन्होंने एक तरह से प्रीवियस फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी पहले ही पूरी कर ली है, जिसमें कहानी डेकन की पृष्ठभूमि की खोज कर रही है, जो कि मूल फिल्मों में चित्रण के परिचय की ओर ले जाती है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी लाइव कहानी कहने के नज़रिए से उत्पादन लगातार पूरा किया जा रहा है और सीन जॉनसन डे की भूमिकाओं में है। फिल्म निर्माता ने कहा कि वे भविष्य में इस परियोजना को रिलीज करने में का इरादा रखते हैं और उसी महीने के अंत में फिल्म निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रोजेक्ट के दृश्य को टॉक टू मी की विषाणी के साधन के रूप में गुमराह के रूप में ऑनलाइन अपलोड करके जारी की जाएगी और इसके अनुकूल को उनकी सामग्री के बारे में शिकायतों को चित्रण के कारण और इंटरनेट से हटा दिया गया था और सीक्वेंस से आधारित तौर पर भविष्य के लिए रिलीजिंग के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों इसके बारे में और डिटेल बताऊँ तो अगस्त 2023 में फिलीपींस ने एक सीक्वल विकसित करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि इसका अगला पार्ट, जैसा कि आपने स्टोरी एंड में देख ली होगी मूवी की, आपको देखने को मिली होगी। तो दोस्तों बेसिकली बात की जाए तो इस मूवी की लेंथ के बारे में तो 1 घंटा लगभग 35 मिनट इसकी लेंथ है और इंडिया के अंदर बात की जाए तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो।
बाकी बात की जाए तो प्राइम वीडियो पर इसे एक तरह से इसके जो राइट है प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं, और इंडिया के अंदर आप इसे प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी में भी देख पाओगे, क्योंकि इसे हिंदी में डब कर भी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। वैसे तो पहले इसे 2022 के अंदर ही कई जगह रिलीज़ कर दिया गया था, और इसके बाद पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसे एक तरह से 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ कई जगह पर देखने को मिला, और आखिरकार कुछ दिनों पहले ही इसे हिंदी के अंदर डब कर रिलीज़ किया गया है। तो इसकी स्टोरी तो मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन कर ही दी है, और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसने 90 मिलियन का आंकड़ा पार किया है। और बता दूं कि टॉक टू मी 2, जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस मूवी के एंड के अंदर बताया जाता है, जो हमारा मेन एक तरह से कैरेक्टर रहता है वो उस लड़के को जो कि जख्मी हुआ था उसके एक तरह से ले जाकर उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जगह उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के बाद जो स्टोरी है वो कंटिन्यू आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब हम इसके जो एक तरह से प्री प्रोडक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, आपको सारी कुछ जानकारी देते हैं। और उसी के बाद अगला पार्ट हमें देखने को मिला है और बिल हेजन द्वारा इसे लिखा जाएगा। दोस्तों इस मूवी के बारे में तो मैंने आपको बताया, और अब कैरेक्टरों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो एक तरह से बेहतरीन इसके अंदर एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारी मेन कैरेक्टर जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिली है, साथ ही साथ इसी के साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया देखने को मिली। और इसका जो एक तरह से और भी मूवीज़ है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसमें देखने को मिली। हम नीचे से जो बेस कैरेक्टर हैं उनके ऊपर से बात करते करते जो मेन कैरेक्टर आया था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले बेस कैरेक्टरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो टैरेक्स आपको इसमें देखने को मिले हैं, एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेता हैं और जिन्हें वेल्डवर्स और रेबन क्रिस और हॉरर फिल्म टॉक टू मी में हेल की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से ये ऑस्ट्रेलियन हैं और एक एक्टर हैं, 2017 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कई मूवीज़ में आपको देखने को मिले हैं। टैरेक्स ने हाई स्कूल की SCGS ड्रैगन्स हार्ट्स में दाखिला लिया और टैरेक्स ने भी अभिनय को एक करियर के रूप में नहीं माना था जब तक कि उनके ग्रेड 11 नाटकीय क्षेत्रों ने एक एजेंट के पास जाने की सिफारिश नहीं की, जिसमें अंततः उनका काम सुरक्षित कर दिया और सिडनी ने निर्देशक एशियन सिलेक्स के एक थिएटर प्रोडक्शन और ए व्यू ऑफ द ब्रिज में संचन में उपस्थित होने के दौरान उन्हें अपना HSC पूरा किया। द व्यू ऑफ द ब्रिज पर उनके काम के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन में सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए सिडनी थिएटर अवार्ड्स और संयुक्त राज्य में और विजेता के रूप में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मिला। प्रोडक्शन ने टेरिक्स और हेल्वन पुरस्कार नामांकन भी दिलाया। 17 साल की उम्र में टेरिक्स ने मॉर्टन सोल्डेंस के साथ CBC के जेंटन किंग्स में एक गेवर विस्रो और पैल फ्रेडन्स में भूमिका में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआत की। टेरेक्स और अन्य थिएटर किस ने द कोल्स फील्ड्स के मैकबोन्स और द क्लोज कैलिब्स कंपनी में हैंडिक्स इज बेंच और डॉलहोर्ट्स पार्ट 2 का थिएटर प्रोडक्शन शामिल है। टेरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया टीवी श्रृंखला वेडवर्स के सीजन 8 में पिजन सेल्स ब्लू एज के समीक्षाओं द्वारा प्रशंसनीय रिबूट किया और 2020 में फीचर फिल्म एली एंड द एबी और लेजी डे ऑन्ट रिलीज हुई, जहां टेरेक्स ने एबी की शीर्षक की भूमिका निभाई। उसी वर्ष टेरेक्स इच्छा मृत्यु के बारे में फोर्टेक्स नाटक एक इवेंट में दिखाई दिए। 2021 में टेरेक्स ने नाइट परफेक्ट एक्सचेंज में निकोल कैटलेस और एशियन लेड की मैकोस के साथ विल्सन रिबूट की भूमिका निभाई। 2022 में टेरेक्स मार्कल और आर्क्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 2030 में टेरेक्स ऑस्ट्रेलिया हॉरर फिल्म टॉक टू मी में दिखाई दिए और क्रीमी 2 एपिसोड में भी दिखाई दिए, जबकि टॉक टू मी में अपनी रिलीजिंग के दौरान सफलता हासिल की। कार्तिक तौर पर फिल्म में टेरेक्स की उपस्थिति का कारण कुवैत में प्रतिपादित किया गया था
9 अगस्त को कुवेन प्रतिधरण ने औपचारिक रूप से टॉक टू मी में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ये दावा करते हुए कि सार्वजनिक नेतृत्व और सार्वजनिक परंपराओं की रक्षा करनी है। टेरेक्स की पहचान गेर बानगीस और टॉक्सफ्लूस के रूप में है और 9 साल 19 साल की उम्र में अभिनय उद्योग में काम किया। 2022 में टेक्सन ने अपने लिंग की पुष्टि करने वाले सर्जन की खबर की पुष्टि की। नवंबर 2020 में टेरेक्स हैडलिस और एरगी इंस के ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन एल्टिन बीट के प्रतिनिधित्व में आलोचना करती हुई एक याचिका पर हस्ताक्षर किया और जिन्हें कई लोगों ने ट्रोजन्स माना और चित्रण उन्होंने डेविड कैम्बस, मोशन बोन्स और अन्य लोगों के साथ सिडनी महोत्सव को संबोधित करते हुए इंस्टाग्राम पर खुला पत्र साझा किया। और रोडियंस बाद में 26 जून 2021 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट ग्रेड में सामने आए और ओलंपिक हुए। इस घटना के आसपास साइबर बदमाशी के उत्पन्न होने वाली चोट और गंभीर मानसिक व्यवस्था मुद्दों के बारे में बात करते हुए नजर आए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इनके बारे में आपको सारी कुछ डिटेल एक तरह से दे तो रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे हर पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल तो बता ही दी है। फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। 2018 में द क्राफ्ट के अंदर ये देखने को मिले और 2020 में सन ब्रोन्स में, साथ ही साथ हेयर ऑफ वन म्यूजिक 2020 में और इलिप्स एब्लिस 2020 में, राइट हियर 2021 में, आर यू स्टिल वाचिंग 2021 में, ऑन अनरिलेबल 2022 में और टॉक टू मी में आपको अभी हाल ही में देखने को मिले। और टेलीविजन्स के बारे में बात की जाए तो जेनिथ किंग्स 2017 के अंदर आपको रोज 7th एपिसोड में देखने को मिले थे और 2020 में द एंड के अंदर आपको 2 एपिसोडों में, साथ ही साथ 2020 में बॉन्डिंग स्लेज क्रिस्टी के अंदर एक एपिसोड में और 2020 से लेके 21 के बीच में वेंटवर्थ के अंदर 12 एपिसोडों के अंदर देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ द मंथ इफेक्ट्स के अंदर तकरीबन ये आपको 2 एपिसोडों में और 8 एपिसोडों में मिन परफेक्ट स्टेंज के अंदर आपको देखने को मिले। साथ ही साथ अपकमिंग इनकी एक सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है एक तरह से मार्वल स्टोर की आयरन स्टार्ट, एक तरह से आयरन हार्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है। डिज्नी प्लस पर ये आपको धमाकेदार एक तरह से सीरीज आपको शॉर्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसी बात पर दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस कैरेक्टर के बारे में तो मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता ही दी हैं। अब हमारे अगले कैरेक्टर मिरांडा ओटो के बारे में जानते हैं। मिरांडा ओटो इनका नाम है। 16 दिसंबर 1955 को इनका जन्म हुआ। दोस्तों 1965 में इनका जन्म हुआ। एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री हैं। वह अभिनेता बेरी और लिटन ऑर्टन्स की बेटी और अभिनेत्री ग्रीसन ऑर्ट्स की सौतेली बहन है। ओटस अपना अभिनय करियर 1986 में 18 साल की उम्र में शुरू कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में कई स्वतंत्र और प्रमुख स्टूडियो फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने 1997 में एमा वॉल्स में अपनी प्रमुख फिल्म में शुरुआत की जिसमें उन्होंने एक किशोर की भूमिका निभाई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया के जंगल देश में चली जाती है। विराट ओटन इनका नाम है। 16 दिसंबर 1955 को इनका जन्म हुआ और 55 साल इनकी उम्र है। साथ ही साथ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की ये रहने वाली हैं। एक अभिनेत्री हैं। 1986 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इन्हें जाना जाता है द लूफ्स ऑफ द रिवंस में इवोल्स के लिए। और साथ ही साथ ये पीटर ओम बेस की पत्नी है, यानी इन्होंने 2003 में इनसे शादी की और इनके एक बच्चा भी है। बैटन ऑटी इनके पिता का नाम है।
एक दशक तक ऑस्ट्रेलिया में फिल्म में समीक्षा उधारा प्रशंसनीय भूमिकाओं के बाद 1990 के दशक के बाद द थ्री रेड लाइन्स और विट लार्ज बीन्स फिल्म में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देने वाली हॉलीवुड पर ध्यान आकर्षित किया और 2000 के दशक में शुरुआत में पीटर जैक्सन द लॉस ऑफ द इवेंट्स फिल्म श्रृंखला में इलुवोन्स की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्धि मिली, जो कि अंग्रेजी लेखन और जॉर्फन टॉल्सन में इसी नाम के क्यूसन फैंटास्टिक उपन्यास पर आधारित थी। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओटो का जन्म 26 दिसंबर 1965 को हुआ था, जैसे कि मैंने बताया ब्रिस्बेन में हुआ था। उनका पालन पोषण वहीं और न्यूज़ कैंस में हुआ। 6 साल की उम्र में अपने माता पिता के तलाक के बाद वह कुछ समय के लिए हांगकांग में रहीं। उन्होंने सिडनी में अपना पिता के साथ सप्ताहांत और छुट्टियां बिताई। उनके मध्य में अभिनय में रुचि और विकसित हुई और अपने बचपन के दौरान ओर्टन और उसके दोस्त ने अपने खाली समय में किस्तें लिखी और पेशकश और फ्लूस में डिज़ाइन की। वह निर्मोद थिएटर में कई नाटकों में दिखाई दी हैं, जिसमें किस्टन निल्सन और कैथ ओटिन्स का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद ओटन को 1916 के द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक एमा वॉन्स में एक भूमिका मिली। वह एक बैलेंस बनना चाहती थी, लेकिन मध्य स्कोलिंस के कारण उन्हें यह लक्ष्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओर्टन ने 1990 में सिडनी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ड्रामेटिक्स आर्ट्स स्नातक की ग्रेजुएशन उपलब्धि प्राप्त की और इनिशियन 1995 और द 30 द फ्लोर्स 1998 सहित छोटी भूमिकाओं में ये आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। मैंने इनके बारे में आपको सारी कुछ डिटेल बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और किसी भी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़, मलयालम या और किसी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, नेशनल प्लेटफॉर्म की हो, चाहे HBO स्टैंड जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की हो, हम सभी मूवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आपको सिंपली इन्हें देखने के लिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख पाए और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ अब हम आगे कंटिन्यू जानना चालू करते हैं इस एक से मूवी के अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनके बारे में। तो हम जान रहे थे एक कैरेक्टर के बारे में, और इनके बारे में मैं बताऊँ तो 1991 में ओटन्स की पहली पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ये आपको देखने को मिली थी और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन है। द गर्ल्स हू केम लेट में निकिन टिसवोल्स के रूप में उनकी सफल भूमिका थी, जिसने उन्हें ऑस्ट्रेलिया फिल्म उद्योग और आम जनता पर ध्यान आकर्षित किया। और कैथरीन मिलर द्वारा निर्देशित फिल्म में उन्होंने एक युवा महिला की भूमिका निभाई जो कि घोड़ों के साथ संबंध करती थी। उनकी उपस्थिति में ओर्टन को अगले वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए अपना पहला ऑस्ट्रेलियन फिल्म स्नातक दिखाया गया और ओर्टन्स की अगली भूमिका द लास्ट डेज ऑफ द जेज नून से 1991 में थी, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन परिवार के सदस्यों के बीच जटिल संबंधों को चित्रित किया गया और फिल्म ओर्टन को अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियन फिल्म संस्करण नामांकन दिलाया। यह एक इस बार सबसे सहायक अभिनेताओं के पुस्तक के लिए थी और 1993 में ओर्टन ने यौन उत्पीड़न और कॉमेडी फिल्म द स्लेटन्स किड्स में न्यू टेल्स के साथ सह अभिनय किया। 1960 के दशक के दौरान लेखक बॉब एलिस की याद का ध्यान आकर्षित किया। ओर्टन ने इस फिल्म की ओर आकर्षित हुई क्योंकि वह इसे दौर में उसे अपने लोगों को प्रभावित किया था।
1995 में कई संभव फिल्म एजेंट्स ऑफ द वुड्स में मुख्य रूप से देखने को मिली और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिली। तो इनके बारे में तो मैंने जितनी एक तरह इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो सकी हैं मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की हैं। आप भी दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुंच सके। 1993 में ओटन ने यौन उत्तेजना कॉमेडी फिल्म द स्त्रीडम्स में किड्स न्यू टेल्स के साथ से अभिनय किया। 1960 के दशक के दौरान लेखन बॉम एलिस की यादों पर आधारित थी। ओटू इस फिल्म की आकर्षित हुए क्योंकि वह इस दौरान उसे निकले लोगों से प्रभावित थे और 1995 में आई स्वतंत्रता फिल्म सेक्स एज फोल्डेड ऑर्ड्स में एक छोटी भूमिका थी। 1995 में उन्होंने अपने करियर चयन में संदेह होने लगा क्योंकि जिस भूमिकाओं के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था वह उन्हें नहीं मिल पाई। वह लगभग 1 साल के न्यूक्लियस में अपने घर गई। इस दौरान उसने अपने माँ के घर में पेंटिंग की। 1986 में उन्हें निर्देशक सॉली पेटन्स ने फिल्म लव्स सीरियल्स में ओटन्स को एक सीजन टेस्ट के रूप में कास्ट किया। उन्होंने एक अकेले युवा महिला डेमिस क्रिस की भूमिका निभाई जो कि ब्रिबेंस के एक प्रदेश डिवीजन पर ध्यान आकर्षित करती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो सारी कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कराई और कैरेक्टर के बारे में भी मैंने बात की। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे, इसकी फिल्मोग्राफी मैंने जान ली और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी है। तो अब हमारी जो मेन एक्ट्रेस इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिली है सोफी वाल्ट। सोफी वाल्ट्स इनका नाम है। 5 जुलाई 1995 को इनका जन्म हुआ। एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री हैं। टेलीविज़न पर वह स्टेज सीरीज ईडल्स 2021 और BBC सीरीज यू डोंट नो मी 2021 और ITV पीरियड ड्रामा टॉम जॉनसन और नेटफ्लिक्स सीरीज एवरीथिंग नॉन और साथ ही साथ 2030 में उनकी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। टॉक टू मी 2022 और द पोर्टल डोर 2030 में भी आपको देखने को मिल चुकी है। 7 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन इनकी उम्र की बात की जाए तो 26 साल हैं और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ। एक अभिनेत्री हैं और 2020 से इस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रही हैं। दोस्तों जो मेन रोड था लीड था एक तरह से इस मूवी के अंदर टॉक टू मी के अंदर वो इसी कैरेक्टर था और क्रिस्टीन गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियन सीजन द्वारा उन्हें 2020 में उभरता सितारा एक तरह से नामित किया गया। वाइल्ड का जन्म एक कोरियन माँ और नोबलियस और एक ऑस्ट्रेलियन पिता सैमन से हुआ। उसका एक छोटा भाई है और वह सिडनी के इंटरवेस उपनगर एनमरोस में पली पड़ी है। जब वह बच्ची थी तो वाइट्स के दादा दादी उसे थिएटर शो ऑपरिश और याचिक संगीत कार्यक्रम में ले जाते थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट NIDA और ऑस्ट्रेलियन थिएटर ऑफ यंग स्पीस में एंटीवायस में नाटक कक्षाएं ली। उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यूटन हाई स्कूल में ऑफ फार्मिंग आर्ट्स में भाग लिया और फिर 2019 में अभिनय ललित कला स्नातक के रूप में उपलब्धि प्राप्त करते हुए NIDS में लौट आए। हिमाचल की यात्रा के दौरान 17 वर्ष से वाइडिल और उसके पिता ने 2014 के नेपाली बर्फीली तूफान आफत के बाद लापता होने की आशंका थी। 9 दिनों तक लापता रहने की सूचना के बाद वाइडिल के पिता ने उसकी मां से संपर्क करके बताया कि वह ठीक है और माना जाता है कि कभी हिमस्खलन हुआ तो वह हिमालय के किसी सुदूर इलाके में चले गए थे। 2021 में वाइडस ने स्टेम ड्रामा सीरीज ईटल में स्काउट के साथ टेलीविज़न में अपनी शुरुआत की थी और वाइस ने कहा कि यह ऑडिशन था जहां उन्होंने पूरे यूकी की एक भूमिका निभाई और उसी वर्ष के अंत में उन्होंने BBC के 4 भाग श्रृंखला यू डोंट नो मी में सेल्यूस एंड ड्यूस के साथ कास्ट की भूमिका निभाई। भूमिका की तैयारी के लिए वाइडस ने माइकल स्कूल जैसे एक तरह से ब्रिटेन अभिनेता को देखकर उनको सुनकर अपने एक तरह से अंग्रेजी चरणों में अध्ययन किया
वर्ल्ड ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म टॉक टू मी से की, जो कि 2022 में एल्टीएड फिल्म फेस्टिवल और 2023 में सनडोज फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई। 2023 में वाइडस ने आईटीवी पीरियड ड्रामा टॉम जोन्स में सोलियन मैग्रूस और हॉन्सर वुडेन के साथ सोफन वेस्टर्न्स के रूप में अभिनय किया और द पोर्टेबल डोर में अभिनय किया। अगस्त 2022 में वाइल्स को 2023 के नेटफ्लिक्स श्रृंखला एवरीथिंग स्टार्स में मुख्य मियो प्लोन्स के रूप में चुना गया था और वो स्नॉल यूनिवर्स में आगामी भूमिका के अंदर भी ये देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ स्पैरो 2018 में और आई थिंक अबाउट और पोर्टेबल डोर्स में भी आपको ये देखने को मिली है। टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो ईडन और टॉम जॉनसन 2023 और टॉक टू स्टोन्स बल्ट 2023 और बोन सेवल यूनिवर्स 2001 जैसे चॉइस में अपकमिंग मूवी में आपको देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी हैं। साथ ही साथ अब हम जानेंगे पोर्टेबल डोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस कैरेक्टर की ये जो मूवी है द पोर्टेबल डोर 2023, ये अभी हाल ही में 8 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ किया गया था। उसी के बारे में हम सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इसके बारे में बात की जाए तो द पोर्टेबल डोर 2023 की ऑस्ट्रेलियन फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जो कि जेफरी बोस द्वारा निर्देशित है और इसमें पोर्टिंग विंग्स और सोफन ब्राइट्स और सेमन लीस और क्रिस्टोफर बॉस ने अभिनय किया है। लियोस फोर्डेंस की एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग 2023 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो कि टॉम हॉर्डन्स की डेब्यूज वेल्स एंड कंपनी श्रृंखला का मुख्य उपन्यास है, जिसमें हेम्सन कंपनी और स्टोर बीज फिल्म बीच एक सह उत्पादन 7 अप्रैल 2023 से स्टेज पर स्ट्रीमिंग से पहले मैडमैन इंटरनेशनल द्वारा 23 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया में नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया। दोस्तों इसी के साथ इसका डायरेक्शन जेफरी बोन्स ने किया है। लियोस फोर्ड द्वारा इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी गई है और ये आधारित है टॉम हॉर्टन्स द्वारा पोर्टेबल डोर पर। साथ ही साथ उत्पादन इसका ब्लैक लिली स्टार ने किया है और टोड फिल्म्स द्वारा इसमें प्रोडक्शन किया गया है। पैटलिंग गिब्सन्स द्वारा इसमें एक तरह से अभिनय किया गया है। सोफन वाइट्स द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। मेराड ऑर्टन द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। साथ ही साथ रायल्स हाउस द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। क्रिस पैग और साथ ही साथ सेमन लीस भी और क्रिस्टोफर वाइट्स भी इसमें अभिनेता के रूप में देखने को मिले हैं। डोनाल्ड एम मैकलाइफ्स में इसमें सिनेमेटोग्राफर हैं और जोफर लैब्स द्वारा इसके अंदर एक तरह से एडिटिंग की गई है। पेजमिन स्टीव द्वारा म्यूजिक दिया गया है और स्टीन एक तरह से स्काई द्वारा प्रोडक्शन कंपनी है और जिम हैंशन कंपनी द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। प्रोडक्शन में हाथ बटोरा भी है और मैडन एंटरटेनमेंट द्वारा इसे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही साथ MGS ने संयुक्त राज्य अमेरिका में से डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी बड़े पैमाने पर, और 30 मई 2023 ऑस्ट्रेलिया में से पहले रिलीज़ किया गया और कुछ समय बाद यानी कि 8 अप्रैल 2023 को इसे वर्ल्ड वाइड संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया। लेंथ की बात की जाए तो 116 मिनट इसकी टोटल लेंथ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आपको सबसे पहले रिलीज़ होती हुई देखने को मिली और इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। पॉल परफेक्ट और सोनी प्लेक्स निम्न स्तर के घाटियन इटन और जॉन लंदन के रहस्यमय कंपनी डेब्यू विल्सन एंड कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। इस बात में अवगत होते हैं कि उन्होंने न्यूयॉर्क परंपरा के अलावा कुछ भी नहीं दिखा और मध्य प्रबंधन डेवन ट्रॉच और प्राचीन जादूगर प्रथाओं में आधुनिक कॉर्पोरेट रणनीति लाकर जादू की दुनिया को बाधित करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो IMDb पर इसके 7.2 की रेटिंग है 10 में से और साथ ही साथ दोस्तों 94% टमेटोज यूजर्स ने इसे पसंद किया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक तरह से स्कोर देती है इस मूवी को और रिस्पांस भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। लेकिन बात की जाए तो मेरे लेवल पे यानी मुझे इस मूवी को देखने के बाद कैसा लगा, तो ये मेरे को दोस्तों कहीं से भी ज़्यादा कुछ इसमें एक तरह से हॉरर टाइप का ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला और साथ ही साथ जो सीन है वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो एक तरह से हट करने वाले सीन है वो भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। सबकी एक तरह से चॉइस अलग अलग है। मैं आपसे कहना चाहूँगा आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से देखें, बाकी ये आपकी चॉइस है।
दोस्तों अब हम इसके अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में एक एक कर सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूं, उनके बारे में सारी कुछ डिटेल आपको देता हूं। और पॉल और स्टेफन विशाल निकन्स के पहले एडवेंचर को खोज रहे हैं। पॉल कारपेंटर के रूप में पैटन गिब्सन और भी कई कैरेक्टर हैं। कैरेक्टरों के बारे में जब हम जानेंगे तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो 2013 में जिम्स हैंसन कंपनी और स्टार बीज फिल्म्स ने इसे परियोजना को विकसित करना शुरू किया। फरवरी 2020 में जेफरी वॉल्स को टॉम हॉटन्स के साथ भाग वाली फैंटेसिक पुस्तक श्रृंखला में क्रिस्टोफर वुलियम्स और माई प्रिस अभिनय लियोड फोर्ट्स द्वारा लिखी गई स्किट से पहली पुस्तक रूपांतरण में निर्देशन करने के लिए घोषणा की गई। फिल्म का निर्माण द जिम्स हैंसन कंपनी के लिए ब्लैक लिस्ट द्वारा स्टोर ब्रिज फिल्म के लिए जोडे फेमस द्वारा किया गया और मई 2021 में कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें वोल्डन, सैम नील्स और पैटन गिब्स, सोफन विल्स और मेडन ऑर्ड शामिल हैं, जिसका उत्पादन क्विशन लैंड्स के गोल्ड कोस्ट में निकल्स स्टूडियो से शुरू होने वाला था। पोर्टेबल डोर को मैडमैन एंटरटेनमेंट द्वारा 30 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया में नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म की स्ट्रीमिंग 7 अप्रैल 2023 को ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न पर और यूनाइटेड किंगडम ने स्पाई सिनेमा एंड अनाउंस पर अगले दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में MGN+ पर हुआ। दोस्तों रेटिंग भी बहुत अच्छी खासी इसमें 81% की औसतम रेटिंग है, जो कि बहुत दासू है। इसके अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले उनके बारे में मैं बात करता हूँ। पैटिन गिब्सन, पैटिन लियोन कैन गिब्सन इनका नाम है और 19 अप्रैल 1995 को उनका जन्म हुआ। एक आयरन अभिनेता है जिन्हें द ट्यूबर्स और द हॉसिंग वेल्स, द ऑन और वाइट प्रिस, सोडन एंड द बोन्स और टॉलिस में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें 2017 में IFT और राइजिंग स्टार्स में सम्मानित किया गया। और पैटिन लियोस कैनी गिब्स मुख्य रूप से इनका नाम है। 19 अप्रैल 1995 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 28 साल इनकी उम्र है। लंदन इंग्लैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं। 2009 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। गिब्सन का जन्म मध्य लंदन में हुआ और उनके पिता भी एक अभिनेता है और उनकी मां मार्केटिंग पर काम करती है। आयरलैंड लेटने एक दशे पर परिवार गेटन फिर फिस्टोवन के बाद टॉनब्रुक में रहते हैं। गिब्सन ने गोजांस कॉलेज की पढ़ाई की। उन्होंने टिनिंग कॉलेज डेबलिंग्स में दर्शनार्थ में अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन 2016 में ओएन में चयन होने पर उन्होंने अपनी डिग्री भी छोड़ दी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से वाट रिचर्ड डिड 2022, लोकी 2014 और गोल्ड 2014 और हंटिंग फॉल्स 2015 और पोर्टिन ऑफ द स्ट्रीट 2016 और द फिंड्स के अंदर 2016 में देखने को मिले। टॉलकिंस 2019, द पोर्टेबल डोर 2023 और टॉलकिंस 2019 में, द डार्कनेस मेड्स 2018 में और इन ए रिलेशनशिप्स 2018 में, साथ ही साथ टॉल टू मी 2019 में, साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर द ट्रूबर्स 2009 में, साथ ही साथ प्रीमवेल्स नेवलेस 2021 में, साथ ही साथ द पॉसिंग बिल्स 2014 में, साथ ही साथ द वाइट प्रिंस 2017 में, बिफोर बी डूइंग्स 2021 से 23 में, सो एंड द बॉन्ग 2023 में, बिफोर बी डी 2030 में 3 एपिसोडों में देखने को मिली। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो पाई मैंने जुटाने की कोशिश की है। आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ इसके अंदर आपको जो 2 कैरेक्टर है वो तो सेम देखने को मिले हैं, तो उन्हें स्किप करते हुए हम आगे बात करते हैं राहेल हाउस के बारे में। राचेल जेसिका ते आओ मारा हाउस इनका पूरा नाम है और न्यूजीलैंड की एक अभिनेत्री है और एक डायरेक्टर है। वह रेड राइड्स 2002 और बोइन 2010 और वाइट फ्लाइज 2013, हंट फॉर द वाइट पिप्स 2016
ओमांस 2016 और 16-2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। वे हार्ट ब्रेक हाई के 2022 के रिब्यूट में प्रिंसिपल स्टेन वुड्स और वुड्स के रूप में टीवी में नियमित रूप से श्रृंखला में देखने को मिली। परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत बढ़िया थी। सारी कुछ जानकारी मैंने इनके बारे में आपको पहुंचाने की कोशिश की है और वह न्यूजीलैंड थिएटर के नियमित सदस्य भी हैं। राजेन जोसिन ते लाओस इनका नाम है। मारांस हाउस मुख्य रूप से इन्हें जाना जाता है पूरे नाम से, और हॉकलैंड न्यूजीलैंड में इनका एक तरह से जन्म हुआ। एक अभिनेत्री हैं और एक डायरेक्टर हैं। 1992 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। साथ ही साथ इसी के साथ हाउस का जन्म लॉक डांस में हुआ और उनका पालन पोषण उनके दंतक स्कॉट माता पिता जॉन सिल्स हाउस में कैमियो वॉन्गसिन में किया। वह आमोर्स और नागती फ्रूट और नेगुन टाउन्स और यूरोपीय मूल की है। हाउस ने 1992 की स्नातक उपलब्धि प्राप्त करते हुए न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल थोइन हाई स्कूल में दाखिला लिया और वह पैपिंग अंडरग्राउंड में थिएटर और ऑकलैंड थिएटर कंपनी के साथ मंच पर काम करने लगी। उन्होंने कई प्रमुख प्रस्तुतियों में अभिनय किया जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया, जिसमें होने की मुख्य रूप से क्यूम बेरियस और कैलिस एनाडीज की द वर्ल्ड्स आइफ और न्यूजीलैंड में से उत्पादन बीट्स शामिल की। हाउस में फिल्म पे काम और बीट राइड और जेमन ब्रश में मुख्य रूप से देखने को मिले। उनकी टेलीविज़न प्रस्तुतियों में वेडलिंग क्रूज और गोल्डिंग स्पेड की श्रृंखला होम एंड वायर शामिल है। रॉबी कॉर्पोरेशन के जेसन ब्रूस ने लिखा कि हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पारंपरिक हॉलीवुड की अच्छी शख्स हो, लेकिन हाउस और कोस की व्यक्तित्व निविधि रूप से अलग है। 2016 में हाउस थैंक्स वेडिंग के फीचर फिल्म हंट फॉर द वाइट पीपल्स में दिखाई दी। ये न्यूजीलैंड बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली न्यूजीलैंड फिल्म बन गई। और हाउस ने 2016 की डिज्नी एनिमेटेड फिल्म ओमांस में ग्रूज तालांस को आवाज़ दी। 2017 में उन्होंने थोर एंग्लोस में एक गैंग मास्टर एंग्रिक्सक पोजन्स की भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने फीचर एनिमेटेड फिल्म सोल्स मेटेरियंस की आवाज़ दी और वह ऑस्ट्रेलिया 2030 में कॉमेडी ड्रामा सीरीज बे ऑफ रोज में मुख्य भूमिकाओं में एक अभिनेत्री थी। हाउस निर्देशक टैन वेटिंग्स का लगातार सहयोग है, जो कि उनके फिल्मी इगांस बहनें शोक और बॉय एंड हॉर्स में वाइल्डपिंग्स और थोन्स रेंगर्स में दिखाई देती हैं और साथ ही साथ अभिनेताओं के लिए अभिनय कोच के रूप में काम करते हैं। वह वेंडिंग डी वर्ल्ड्स और डार्क हाउस में मुख्य रूप से देखने को मिली। हाउस में कई नाटकीय प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 2010 में उन्होंने काइमस मीन्स की एक लघु फिल्म विंटर बोस में निर्देशन किया, जो कि न्यूजीलैंड फिल्म सहयोग के प्रीमियम में शॉट के लिए हिमेस मेल्स द्वारा निर्मित थी। 2012 में हाउस ने सॉफ्टवेयर के ट्रेसन क्रिट्स के आमरूस भाषा संस्करण का निर्देशन किया। तोरेन हाउस को कोरियन जिसे कि थेमिस मेल द्वारा रूपांतरित किया गया था। ये शास्त्रीय आइमोस और पूर्व ओपनिंग्स की दुनिया पर आधारित इसे लंदन के ग्लोबल थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अन्य थिएटर निर्देशक कयम ने हेमनोस का पुस्तक विजेता निर्माण शामिल है, जिसे हाउस में गोविंद बीशन की भूमिका और प्रस्तुतियों में सह रूपांतरण किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया। नील्स ला ब्रूटन और द मोशन सीट्स और हुदा लंबे समय में सहयोगी मीचन तास थॉमस का प्रीमियम 2013 में हमें देखने को मिला मुख्य रूप से। और इसी के साथ 2016 में हाउस में ऑकलैंड स्थित थिएटर कंपनी सैनलोस थिएटर में मीडिया प्रोडक्शन का निर्देशन किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलियंस थिएटर निर्माता कैट मिलियंस और एनी स्लूस द्वारा बनाई गई यूरियट्रिक समकालीन रिटेंट थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2016 में हाउस ने ऑर्गेट स्थित थिएटर कंपनी सैलोस थिएटर के मीडिया के प्रोडक्शन का निर्देशन किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया थिएटर निर्माता केलन मोलवेंस और एनएल लुइस सॉस द्वारा बनाई गई पीरियड 30 की एक समकालीन रिट्रेक थी। 1995 में हाउस ने बेयर ग्रीस थ्रेड द्वारा अपनी एकल महिला शो एगन प्रोविंस के लिए इस वर्ष की सबसे हॉरर महिला नेतृत्व के लिए सबसे बेहतर महिला रूसन चुनी। 2030 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता 8 में एनन हेसन इब्निस का पुरस्कार जीता। हाउस ने फ्रिच ताची थॉम्स के नाटक और हेमन कार वीट रिलेशन निर्देशक के रूप में चेयरमैन थिएटर
अवार्ड्स और न्यूजीलैंड रत्न पुरस्कार दोनों में 2001 के निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2008 में प्री एन फिल्म स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ पढ़ाई के दौरान बनाई गई और उन्होंने 2 लघु फिल्मों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ दर्शक पुस्तक में शामिल लिया। 2012 में उन्होंने न्यूजीलैंड आर्क फाउंडेशन ऑफ ऑपरेटन अवार्ड मिला, जो कि भविष्य के विकास के लिए प्रमुखता और उत्कृष्ट क्षमता वाले कलाकारों के लिए विभिन्न कला स्रोतों को उत्कृष्ट निवेश के रूप में दिया गया। उसी वर्ष उन्होंने तोरान राइशन को केन के निर्देशन के लिए चैंपियन ट्रिप थिएटर अवार्ड्स में प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर और डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 2016 में हाउस को कैमरे के सामने के पीछे थिएटर में फिल्म के निर्देशक शानदार योगदान के लिए WIFT फिल्म और टेलीविजन महिला एजी मन सैन पुरस्कार मिला। 2017 में क्यूटन ब्रेट ऑन द हाउस के प्रदर्शन कलाकारों की सेवा के लिए न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए अभियंता नियुक्ति की गई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 2002 में वेल राइडर्स के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली, फैक्चर्स 2004 में, साथ ही साथ परफेक्ट क्रिश्चियन 2006 और एकल वसे स्नेक्स 2007 में, साथ ही साथ इसी के साथ बॉय के अंदर 2010 के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ है जिसमें देखने को हमें मिली। और इसी के बाद इनकी पूरी परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। हंट ऑफ द विंडो प्ले 2016 में, द प्रीशंस 2016 में और मोना 2016 के अंदर और थोर एंग्रोस 2017 में, जोजो रैबिट 2019 में, साथ ही साथ पेंगुस बॉलम्स 2020 में, सोल्स 2020 में और इलिक्स एबन हेलिस डेड आर्टिस्ट 2020 में और क्यूशंस 2021 में और बैक टू बैक आउट्स बैक 2021 में। तो साथ ही साथ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अब हम इसी के बाद अगली कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो क्रिस्टोफर पैक के नाम से इन्हें जाना जाता है। 19 एक तरह से सितंबर 1984 को एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेता निर्माता है क्रेजी रिफ एल्सियंस 2018 में, क्रोफन क्यू और टॉर्मेट व्यूज द वॉर बेगस 2000 में लिली टैकन्स के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। क्रिस्टोफर पैक इनका नाम है। 29 दिसंबर 1994 को इनका जन्म हुआ और उम्र की बात की जाए तो 38 साल इनकी उम्र है। मेलबर्न क्रिटोरियस ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मुख्य रूप से एक अभिनेता है, निर्माता है, 2008 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पेंगस का जन्म मेलबर्न में हुआ और वह विंग्स चिंग्स प्रशिक्षण के बेटे हैं। उनके दादा दादी केटन चीन से हैं, जबकि उनके पिता बेरन पैक का जन्म और पालन पोषण ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनकी मां एनन पैक का जन्म ताइवान में हुआ था और 1970 के दशक में वह ऑस्ट्रेलिया चली गई। उनकी शिक्षा स्कॉन कॉलेज में हुई और पैक का ब्रेसली से दूसरे का रिश्ता है, क्योंकि वह पिक्स के पिता पैगन्स के दादे के चचेरे भाई थे और दोनों केटन्स के एक गांव में एक तरह से रहते थे। बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मल्टीमीडिया अध्ययन में महारत हासिल की। अपनी पढ़ाई में असंतुष्ट होकर बाद में उन्होंने एक साल की छुट्टी ले ली और अभिनय में जाने से पहले व्यवसाय को फ़ोन बेच दिया। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ। अभिनय करियर बनाने के लिए वह स्थानीय रूप से बीजिंग में हांगकांग को चले गए। उन्होंने बड़ा मॉक्स 2010 में मिलन और उन्हें युवा सेंस और डायरेक्शन उपन्यास टॉर्मेंट ब्लूज में बैनन वर्क्स के ऑस्ट्रेलियन फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिकाओं में से एक की बुकिंग के लिए कैप्टन स्टीन्स के साथ अभिनय किया। ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्हें फीचर फिल्म स्टीफन जियोस ली में अभिनय मिला। टॉर्मोट की सफलता के बावजूद उन्हें थोड़ा आकर्षण भी हुआ और 2013 में अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए हॉलीवुड चली गई। वह आई क्राफ्टिंस में उन्हें ट्यूबर्स के सह कलाकार केफ्टिन स्टेन्स के साथ में मुख्य रूप से देखने को मिला और डॉर्गन स्कॉट ऑफ द डेविल्स में दिखाई दिए, जिनमें उन्होंने फ्लोंग ब्लूस का किरदार निभाया और वह ड्रामा सीरीज मार्क पोलस के सीजन 2 में भी दिखाई देगी। 2018 में उन्होंने जॉन एम चू द्वारा निर्देशित कॉस्टेंस व्यू मोशन योंस और हॉरन वोडियंस द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतरण में केजन रिच एशियंस में अभिनय किया।
उन्होंने कुलसन यू का किरदार निभाया। बाद में उन्होंने ओशन चाउस और पुलिसियन अभिनेता रियंस फोन्स के लिए मुख्य रूप से एम्प्टी बर्न्स डिजाइन का निर्माण किया। पैग ने 2019 में एल्विस बैक्सन द्वारा निर्देशित चार्लीज एंजल्स के रिव्यू में सीक्वल्स में से अभिनय किया और जून 2019 में उन्होंने अमेज़न स्टूडियोज के लिए जेम्स की स्टीवन पायलट में कास्ट किया और पांग प्लीज कलाकारों में शामिल हो गए। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से टुमारो व्हेन द वार बिगिंस 2010 और सिटीजन्स 2011 में और कैलियस बिगिंस 2013 में, साथ ही साथ इसी के साथ द मेल्स 2014 में और भी कई मूवीज़ में देखने को मिली। एम्प्टी बाय डिज़ाइन 2019 में और द पोर्टेबल डोर और जॉय राइड्स। जी हाँ दोस्तों, जॉय राइड्स के अंदर भी आपको ये देखने को मिली थी। इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सारे कैरेक्टरों के बारे में बात कर चुके हैं और डेमन हैनमिन्स के बारे में और बात कर लेते हैं। 31 मार्च 1970 को इनका जन्म हुआ था। एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेता है और एक अपराध श्रृंखला जी स्टीफन 2010 से 15 के लिए जाने जाते हैं। फ्लेक्स एंड द बोन्स 2015 में रोमेंस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2 बार चार्ल्स मेंशन्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है और पहले नेटफ्लिक्स मनोवैज्ञानिक अपराध थ्रिलर श्रृंखला माइटन हंट्स के दूसरे सीजन में और बाद में कॉमेडी ड्रामा वंस अपॉन ए टाइम हॉलीवुड 2019 के अंदर आपको ये देखने को मिले। और इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँ तो 31 मार्च 1970 को इनका जन्म हुआ। 53 साल इनकी उम्र है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ। एक अभिनेता हैं, 1958 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हैनमन्स ने ब्लैक कॉमेडी फिल्म जूटिन एंड द पंच 2019 में पंच की भूमिका और अग्रणी भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एसटीवी पुरस्कार जीता। रूशंस की भूमिकाओं के लिए सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में एस्टीन पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया और ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द नाइट्रोंग्स 2018 में मुख्य रूप से देखने को मिले। और फिल्मोग्राफी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनकी और पर्सनल डिटेल में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इनकी फिल्मोग्राफी सबसे पहले आपको 1980 के अंदर प्रीटी साइड फ्रेंड्स ऑफ द फ्रीज में देखने को मिली और कुछ स्टार्ट 1986 में आपको देखने को मिले। 1990 में कॉल मी मिस्टर ब्राउन 2019 में और नीड 2003 में और साथ ही साथ रेड बिट 2008 में और 100 बॉडी एक्ट्रेस 2012 में और द वाटर ड्राइविंग 2014 में, डाउन अंडर 2016 में और रूट्स 2018 में। साथ ही साथ पैंटन रैबिट 2 द रनवे 2021 में, द पोर्टेबल डोर 2023 में और द बाइक राइडर्स 2030 में और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स 2 में अपकमिंग ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। टेलीविज़न सीरीज़ में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मुख्य रूप से ये आपको भी 2022 में द टूरिस्ट और था केवन रीशंस में देखने को मिले। इसके बाद इनकी अभी तक कोई सीरीज़ की अपडेट निकल कर नहीं आई है, कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। तो दोस्तों, इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने बात कर ली और इस पूरी मूवी दोनों मूवीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। टॉक टू मी के बारे में भी पूरी जानकारी आपको दी। बाकी दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा और नीचे लिंक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में पूरी डिटेल यानी इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टॉक टू मी मूवी के बारे में बात की जो कि आपको प्राइम वीडियो पर इंडिया में देखने को अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल कराई गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? मैं इस हॉरर मूवी के ऊपर आपके लिए एक तरह से वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, बाकी और भी किसी मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस सीरीज़ का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमारे सब्सक्राइबर की एक तरह से संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती रहे।
तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।